अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। चलो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल y इज इक्वल टू एफ एक्स की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। कोई डेफिनेशन दे सकता है फंक्शन की? फंक्शन की डेफिनेशन बताओ भाई, पढ़ा है फंक्शन? फंक्शन में एक डोमेन होता है ना, डोमेन होता है, रेंज होता है। वाई इज, हाँ 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 बताओ। So let there be two non-empty set A and B, then the function is a rule which associate each and every element of set A uniquely with element of set B. यूनिकली विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना? तो ये एक रूल एक बनाते हैं अपन फ्रॉम सेट ए टू बी, किसी रूल के अकॉर्डिंग, है ना? ए टू बी अपन एक डेफिनेशन देते हैं, किसी रूल जो है फंक्शन ऑफ एक्स, है ना? कोई रूल बना लेते हैं सेट ए टू सेट बी पे कि इसका हर पॉइंट यूनिकली इस सेट के एलिमेंट पे मैप करे। यही होती है डेफिनेशन, Yes, sir. है ना? ये इस साइड वाले सेट को अपन डोमेन कह देते हैं और इस वाले सेट को अपन रेंज कह देते हैं। रेंज ये, हाँ, ये एक्स के पॉइंट होते हैं, है ना? ये जो पॉइंट होते हैं वो एक्स के पॉइंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से अपन एक्स की वैल्यूज लेते हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूज लेते हैं, उसको इस फंक्शन में से निकालते हैं। फंक्शन में से निकालने का मतलब, फंक्शन अभी यदि अपना एक्स स्क्वायर हुआ तो जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर बन जाएगी, एक्स प्लस वन हुआ तो वैल्यू जो है वो एक्स प्लस वन हो जाएगी। तो इस रूल से अपन निकालते हैं और वो जो वैल्यू आती है, फाइनल जो वैल्यू आती है वो अपनी रेंज हो जाती है। और इसमें एक कंडीशन एसोसिएटेड होती है कि यूनिकली इसकी एक वैल्यू के लिए यहाँ पे एक ही नंबर होना चाहिए, इसकी डोमेन की एक वैल्यू के लिए दो नंबर नहीं होने चाहिए। ये डेफिनेशन आप सब लोगों ने पढ़ी है फंक्शन में। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस अब अपन टू वेरिएबल के फंक्शन की बात करते हैं। तो टू वेरिएबल में एक्स कोमा वाई आता है ना? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं। टू वेरिएबल के फंक्शन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं, तो डोमेन भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिफाइन होनी चाहिए, है ना? तो डोमेन जो होगी वो भी x, y पे डिफाइन होनी चाहिए। तो अपन एक सेट बना लेते हैं कि इंटरवल x, y वेयर x, y बिलोंग्स टू r इज ए सबसेट ऑफ r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब इसमें सारे एलिमेंट कैसे होंगे? x, y टाइप के होंगे, ठीक है? तो r बाई आर का एक प्लेन हो गया है एक तरह से, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जिसमें पूरा r आ गया, r बाई आर का एक प्लेन हो गया। तो इसको अपन ने एक सेट बना लिया S कि एक्स वाई बिलोंग्स टू r है। ये ये इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी और रेंज क्या हो जाएगी? एफ ऑफ एक्स वाई, जो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ एक्स वाई। और बीच में नियम वो रूल क्या लगा देंगे अपन कि यूनिकली ये इस पॉइंट को एसोसिएट होना चाहिए। तो सिमिलरली ऐसे ही अपन डेफिनेशन देंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की। क्या होगी डेफिनेशन? फॉर ईच पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई ऑफ सम सेट दिस ओवर विच द पॉइंट एक्स वाई रेंजेस, एक्स वाई रेंजेस ये अलग से लिख दिया अपन ने। देयर करस्पॉन्ड ए रियल नंबर, देयर करस्पॉन्ड ए रियल नंबर, ये मतलब यूनिक हो गया, रियल नंबर, देन
और वो रियल नंबर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई होगा, कि हर एक्स कोमा वाई के लिए अपने को एक यूनिक एफ ऑफ एक्स वाई मिल जाए, देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल सी बात, समझ में आई डेफिनेशन? यस सर। है ना, कि हर एक्स वाई पॉइंट के लिए, हर एक्स वाई पॉइंट के लिए यूनिकली अपने को एफ ऑफ एक्स वाई मिल जाए, तो उसको अपन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल बोलेंगे उस फंक्शन को। और डोमेन इसकी ये हो जाएगी, और रेंज इसकी डिफाइन कर देंगे, एफ ऑफ एक्स वाई इसकी रेंज हो जाएगी, जहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू एस हो जाएगा। तो कोई बताएगा सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा? सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं? सिंगल वैल्यूड का मतलब एक ही वैल्यू, हाँ, एक पॉइंट के लिए एक वैल्यू आए, और मल्टी वैल्यूड में दो पॉइंट एक ही पे मैप कर रहे हैं, है ना। कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन तो इस टाइप की कि एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अपने को फंक्शन की एक वैल्यू आ रही है, और मल्टी वैल्यूड फंक्शन मतलब ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो गया अपना, मोर देन वन वैल्यूज आ जाए। क्लियर है सबको, सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड? तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी। अब अपन आते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। सुना है नाम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट y इज इक्वल टू एफ एक्स में? भाई सिंगल वेरिएबल में ही बात करें अपन, तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट सुना है कभी? नहीं सुना? सर सुना। सुना है, सीक्वेंस में पढ़ा होगा शायद, आपको सबने बताया। सीक्वेंस में आपने लिमिट निकाली होगी, है ना, सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन दी होगी, तब कहीं ना कहीं नेबरहुड आया होगा, लिमिट पॉइंट आया होगा, और यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट होगी, ऐसा कुछ आया होगा आपके, है ना। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ मैं, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ उसको, कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट अपन सिंगल वेरिएबल में पढ़ रहे हैं अभी। तो ध्यान देना क्या होता है कि सिंगल वेरिएबल मतलब कोई ना कोई कर्व होगा, है ना, या रियल लाइन मान लेते हैं अपन उसकी डोमेन को। डोमेन को क्या मान लेते हैं, रियल लाइन मान लेते हैं, क्योंकि x बिलोंग्स टू r होता है, यदि कॉम्प्लेक्स में नहीं जाए तो मैं। तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड अपन डेल्टा लेंथ के इंटरवल से डिफाइन कर सकते हैं, कि एक पॉइंट है a, उसका नेबरहुड बताना है, तो बताओ ऐसे पूछेंगे कि बताओ कितनी लेंथ का नेबरहुड चाहिए, कितना बड़ा नेबरहुड चाहिए आपको। तो डेल्टा लेंथ का नेबरहुड है, मतलब डेल्टा लेंथ का ओपन इंटरवल है इस पॉइंट के दोनों तरफ, तो ये डेल्टा नेबरहुड होता है। समझ में आया? नेबरहुड ए के दोनों तरफ डेल्टा लेंथ का ओपन इंटरवल ही डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए कहलाता है। ये बात समझ में आई? अब डेल्टा की वैल्यू कितनी भी हो, डेल्टा छोटा भी हो सकता है, डेल्टा बड़ा भी हो सकता है, तो सिंगल वेरिएबल है तो अपन इंटरवल से डिफाइन कर लेंगे इसको। तो जीरो का नेबरहुड क्या होगा, जीरो से डेल्टा लेंथ इधर, जीरो से डेल्टा लेंथ इधर का ओपन इंटरवल इसका नेबरहुड कहलाता है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, ए प्लस डेल्टा और ए माइनस डेल्टा, यही लेंथ हुई। एक्स जो है इसकी सारी वैल्यूज हैं वो ए माइनस डेल्टा से बड़ी हैं और ए प्लस डेल्टा से छोटी है। ऐसे ही लिखेंगे इस इंटरवल की वैल्यूज को, इन सारी वैल्यूज को, इसके जो बीच में जो वैल्यूज हैं उनको अपन ए माइनस डेल्टा से बड़ा और ए प्लस डेल्टा से छोटा लिख सकते हैं। यस सर। है ना। तो इसको इस टर्म को मैथमेटिकली अपन कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो a delta neighborhood of a point is defined as mod of x minus a less than delta। तो डेल्टा लेंथ का नेबरहुड हो गया, मैथमेटिकली भी अपन ने डिफाइन कर लिया। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब है
कि ए पॉइंट के दोनों तरफ डेल्टा लेंथ का अपन ओपन इंटरवल बना देते हैं। यदि मैं इक्वल्स टू कर देता यहाँ पे तो ओपन इंटरवल होता या क्लोज इंटरवल होता? क्लोज्ड। क्लोज इंटरवल। क्लोज। क्लोज। तो कभी भी ये गलती मत करना, नेबरहुड की डेफिनेशन देते टाइम अपन लेंडा लेस देन इक्वल्स टू कर दिया अपन ने। लेस देन इक्वल्स टू करते ही वो क्लोज इंटरवल हो गया जो नेबरहुड नहीं होता। तो नेबरहुड हमेशा ओपन इंटरवल होता है। ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो किसी भी Yes, sir. ये पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है, यानी 1 का नेबरहुड निकाल लिया, 2 का नेबरहुड, 3 का नेबरहुड, नेबरहुड 4 का नेबरहुड, तो पॉइंट का नेबरहुड होता है। कभी भी अपन सेट का नेबरहुड नहीं निकालते, पॉइंट का नेबरहुड निकालते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो अब एक चीज बताओ कि जब सिंगल वेरिएबल में है तो कर्व होगा, डबल वेरिएबल में होगा तो कोई ना कोई सरफेस होगा। डबल वेरिएबल में फंक्शन होगा तो वो सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। Yes, sir. अब सरफेस के किसी पॉइंट का अपने को नेबरहुड बताना है, यानी मान लो ये पॉइंट का नेबरहुड बताना है, तो ओपन इंटरवल से तो बता नहीं पाएंगे अपन, तो कोई ना कोई एरिया लेना पड़ेगा इसके पास छोटा, कोई ना कोई एरिया ही तो होगा उसका नेबरहुड। तो जब डबल वेरिएबल में अपन किसी पॉइंट का नेबरहुड निकालते हैं तो उसके आसपास डेल्टा लेंथ का अपन एक एरिया कंसिडर कर लेते हैं, उसी को अपन डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए बी बोलते हैं। तो वो एरिया अपन अपनी सिंपल लैंग्वेज में अपन क्या करते हैं, अपनी अपनी कन्वीनियंस के लिए स्क्वायर मान लेते हैं और सर्कुलर एरिया मान लेते हैं। तो स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है कि एक पॉइंट है ए बी, उससे अपन डेल्टा लेंथ का स्क्वायर बना लिया दोनों साइड। डेल्टा लेंथ का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा बना लिया, y माइनस बी का मॉड लेस देन डेल्टा बना लिया। तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ओपन स्क्वायर होगा क्योंकि अपन यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगा रहे, ओपन स्क्वायर होगा। ओपन स्क्वायर का मतलब स्क्वायर की जो बाउंड्री के पॉइंट है वो अपने को नहीं देने। क्लियर है ये चीज सबको कि a से a माइनस डेल्टा, इसका मतलब यही हुआ कि x ग्रेटर देन होगा a माइनस डेल्टा और लेस देन होगा a प्लस डेल्टा। तो a माइनस डेल्टा की लाइन होगी, a प्लस डेल्टा की लाइन होगी। सिमिलरली y इज इक्वल टू b प्लस डेल्टा की लाइन होगी, b माइनस डेल्टा की लाइन होगी। तो ये एक स्क्वायर नेबरहुड हो गया ए बी का, अपन ने डिफाइन किया। किसी को डाउट इसमें? नहीं है ना? तो नेबरहुड को पहली बात एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट का वेरिएबल, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो तो एक एरिया की तरह अपने को लेना पड़ेगा उसका नेबरहुड। ये बात सबको समझ में आई क्यों लेना पड़ेगा? यस सर। ना? अब अपन वो एरिया अपनी कन्वीनियंस के लिए स्क्वायर ले रहे हैं, तो स्क्वायर को अपन मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना? तो ये एरिया हो गया स्क्वायर वाला नेबरहुड हो गया। अब सर्कुलर नेबरहुड कैसे बनाएंगे कि डेल ए बी के चारों तरफ डेल्टा रेडियस का एक ओपन सर्कल ले लेंगे, डेल्टा रेडियस का एक ओपन सर्कल ले लेंगे कि डेल्टा है जहाँ पे एक्स वाई माइनस ए बी का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा हो, सर्कुलर हो गया। एक्स वाई माइनस ए बी के मॉड का मतलब यही हो गया अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, जो कि लेंथ आ गई इसकी डेल्टा की। लेस देन इक्वल्स टू नहीं किया अपन ने, स्ट्रिक्टली लेस देन किया क्योंकि ओपन सर्कल चाहिए अपने को। नेबरहुड अपन ओपन इंटरवल से या ओपन एरिया से डिफाइन करते हैं, इसलिए अपन ने लेस देन डेल्टा रखा है। क्लियर है ये चीज सबको? स्क्वायर नेबरहुड Yes, ऑफ ए sir. पॉइंट एक्स वाई और सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई। आज का तीसरी क्लास है कंटिन्यूस। तो आपकी सर। हाँ, ये बोलते बोलते अब आते हैं लिमिट पॉइंट पे।
ठीक है, लिमिट पॉइंट पहले अपन सिंगल वेरिएबल में बात करते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। पॉइंट की डेफिनेशन आपने सीक्वेंस में पढ़ी होगी, और अपन यहाँ करते हैं, देखते हैं कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पहले ध्यान से सुनना, फिर इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे और पूरा समझेंगे क्या होता है ना। तो ध्यान से लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन सुनना। ए पॉइंट एल इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस। किसी भी सेट एस का एक पॉइंट एल लिमिट पॉइंट होता है इफ इन एवरी नेबरहुड ऑफ एल, if in every neighborhood of L there exists at least one point of S other than L। यानी अपन L के पास एक नेबरहुड बनाए, L का कोई डेल्टा लेंथ का नेबरहुड बनाए, उस नेबरहुड में L के अलावा S के पॉइंट आने चाहिए, एटलीस्ट एक पॉइंट तो आना ही आना चाहिए, चाहे कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो। यही बात लिखी हुई है इसमें, इस डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है ना कि ए पॉइंट L इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ S इफ इन एवरी नेबरहुड ऑफ L देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ S अदर देन L। तो L का कोई भी नेबरहुड हो, उसमें L के अलावा उस सेट का कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, यदि एक पॉइंट नहीं आता है, यदि कोई नेबरहुड में L के अलावा कोई पॉइंट नहीं आता है, तो अपन कह देंगे कि L जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है। यही होगा इससे। यस सर। देखो एक सेट है नेचुरल नंबर का सेट, उसको अपन 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर का सेट है। सबको क्लियर है नेचुरल नंबर का सेट? होल नंबर में जीरो जीरो और आ जाते हैं। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरल नंबर के सेट का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। नेचुरल नंबर के सेट में कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, ये अपन प्रूव करना चाहते हैं, और ये होता भी है ना। तो कैसे नहीं है, मानता हूँ मैं 3 को चेक कर लेते हैं। मैं 3 के पास क्या मैं एक ऐसा नेबरहुड बना सकता हूँ जिसमें 3 के अलावा n का कोई पॉइंट ही नहीं आए? बना सकता हूँ क्या? 3 के पास मैं किसी भी लेंथ का एक ऐसा नेबरहुड बना सकता हूँ क्या जिसमें 3 के अलावा कोई पॉइंट नहीं आए n का? नेचुरल नंबर्स का कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आए 3 के अलावा। यस सर। बना सकता हूँ मैं। हाफ लेंथ का बना लिया मैंने एक नेबरहुड, डेल्टा की वैल्यू मैंने हाफ ले ली, हाफ लेंथ का एक नेबरहुड बना लिया, उसमें 3 तो आ रहा है, पर 3 के अलावा ना तो 2 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 5 आ रहा है, ना 1 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो n का कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा 3 के अलावा। तो ये जो 3 पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट तो नहीं है कम से कम, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन तो ये कहती है कि हर कैसा भी नेबरहुड बना लो, 3 के अलावा इस सेट का पॉइंट आएगा ही आएगा। ये चीज समझे आप? यस सर। है ना। यस सर। अब देखो जो लिमिट पॉइंट नहीं, अब जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है ना किसी सेट का, तो उस पॉइंट को बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं? जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होते वो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट में सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है, ये बात सही है। 2 के पास भी मैं ऐसा इंटरवल बना सकता हूँ, 3 के पास भी बना सकता हूँ, Yes, sir. 4 के पास भी बना सकता हूँ। अब बताओ इंटीजर्स के सेट में हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है या नहीं है? इंटीजर्स का सेट है, उसमें आइसोलेटेड पॉइंट है या फिर लिमिट पॉइंट्स है? आइसोलेटेड पॉइंट। सेट आइसोलेट। Isolated. आइसोलेटेड पॉइंट्स हो गए, ठीक बात है। अब आते हैं अपन एक और एग्जांपल करते हैं। S इज इक्वल टू 1/n कोई सेट है, 1/n सेट में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? 1, 1/2, 1/3, 1/4। सेट की डेफिनेशन कोई बताएगा क्या मेरे को?
सेट की डेफिनेशन, वेल डिफाइंड Set is कलेक्शन, a वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, है ना? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो वेल डिफाइंड मतलब अपन डिफाइन करते हैं कोई ना कोई रूल से, और कलेक्शन है उसका। तो जैसे फिजिक्स लाइब्रेरी में जाएं तो फिजिक्स की बुक का सेट, है ना? तो फिजिक्स की बुक होगी, उसमें उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स की बुक भी आ जाए। तो यदि मैथ्स की बुक आ रही है तो मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। तो 1/n वेल डिफाइंड है, इसमें 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 टाइप के ही एलिमेंट आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 4 आ गया इसमें, ऐसा थोड़ी होगा कि इसमें 4 एग्जिस्ट कर जाएगा, नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो चलो ठीक है, ये चीज़ वन, इस सेट में इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ये सबको क्लियर है ना? Yes, अब sir. मैं कहता हूं कि 0 इसका लिमिट पॉइंट है और बाकी सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है। बाकी सारे जितने भी पॉइंट हैं इस सेट के वो तो आइसोलेटेड पॉइंट है, 0 जो होगा वो लिमिट पॉइंट होगा। कोई बताएगा कि 1/2 आइसोलेटेड पॉइंट क्यों है? 1/2 के पास में 1/8 का एक ऐसा डेल्टा इज इक्वल टू 1/8 ले लूँ और उसका नेबरहुड बना सकता हूँ, ओपन इंटरवल बना सकता हूँ कि इसमें 1/2 ही आए, बाकी ये वाले एलिमेंट नहीं आए। बना सकता हूँ मैं ऐसा इंटरवल, 1/2 के आसपास तो ऐसा इंटरवल बना सकता हूँ मैं, ओपन इंटरवल बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, बताओ? Yes, है ना? sir. तो मैं ये 1/2 Yes, sir. के साथ कर पा रहा हूँ तो 1/3 के साथ भी कर लूंगा, 1/4 के साथ भी कर लूंगा। तो 1/n में 0 के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे वो आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। अब बात करते हैं 0 की। 0 देखो, 0 ये वाला पॉइंट मान लेते हैं अपन, ये 0 वाला पॉइंट है। 1 और 1/2 की डिस्टेंस देखो कितनी कम है, फिर और कम हो गई, यहाँ और कम हो गई। 0 के पास कितने सारे 1/n होंगे? 1/1000 भी 0 के पास है, 1/1 10 भी 0 के पास है, 1/10 भी 0 के पास है, और 1/10 1 लाख भी 0 के पास है। तो 0 के पास क्लस्टर नहीं बन रहा क्या? खूब सारे पॉइंट 0 के पास नहीं है क्या? और इनफैक्ट 0 के पास इनफाइनाइट पॉइंट नहीं है क्या? दिख रहा है Yes, sir. Yes, ना? sir. Yes, तो sir. 0 के पास क्या मैं कोई भी एक ऐसा नेबरहुड बना सकता हूं कि जिसमें कोई पॉइंट ही नहीं आए 1/n का? 1/1 लाख वाला तो आ ही जाएगा, ज्यादा छोटा बना लिया तो, और भी छोटा कर लिया तो 1/1 करोड़ वाला आ जाएगा, नहीं आए तो 1/10 आ जाएगा। yes. तो ऐसा कोई भी नेबरहुड में 0 के पास नहीं बना सकता जिसमें 0 के अलावा कोई पॉइंट ही नहीं आए 1/n वाला, इस सेट का कोई पॉइंट ही नहीं आए। ये सबको क्लियरली दिख रहा है ना कि 0 लिमिट पॉइंट क्यों है? Yes, sir. Yes, है sir. ना? तो 0 के पास मैं ऐसा कोई भी नेबरहुड नहीं बना सकता जिसमें 0 के अलावा इस सेट का कोई पॉइंट ही नहीं आए। तो इसको मैं रिवर्स में ऐसे कह सकता हूं कि किसी भी नेबरहुड में, 0 के किसी भी नेबरहुड में, इन एवरी नेबरहुड ऑफ 0 देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सेट S अदर देन 0। इनफाइनाइट नंबर आएंगे, चाहे कैसा छोटा से छोटा इंटरवल बना लो आप, आएंगे क्या? Yes, sir. सही. सही है। तो 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया। अब देखो लिमिट पॉइंट और क्लियर करते हैं अपन। रियल लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? Infinite. इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है। रियल लाइन पे अपन बात करते हैं। मैं कहता हूं रियल लाइन का 1 जो पॉइंट है ना, 1 वाला पॉइंट, ये एक लिमिट पॉइंट है। कोई बताएगा क्यों है? 1 इस रियल लाइन पे है
ये सबको क्लियर है? 1 लिमिट पॉइंट है, कोई बताएगा क्यों है? 1 के आसपास कोई ऐसा इंटरवल बना सकते हो क्या, ओपन इंटरवल डेल्टा लेंथ का, या ऐसा नेबरहुड बना सकते हो क्या जिसमें 1 के अलावा आर का कोई पॉइंट ही नहीं आए? ऐसा इंटरवल बना सकते हो छोटा सा, छोटा, कि आर का कोई पॉइंट ही नहीं है? थोड़ा सा भी इधर बढ़ गए ना इंटरवल बनाने के चक्कर में, तो आर के पॉइंट आ जाएंगे, वो भी इनफाइनाइट आ जाएंगे क्या? चलो ये भी छोड़ो, बताओ कि कोई भी एक ओपन इंटरवल लूं मैं 1 और 2, इसमें कितने पॉइंट है? इस ओपन इंटरवल में कितने पॉइंट होंगे? Infinite. Infinite. ठीक है, 1 और 1.00000000001, इस ओपन इंटरवल में कितने पॉइंट होंगे? 1,1.0000001, इसमें कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। तो कितना भी छोटा इंटरवल बना लो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे? यस सर। तो जीरो के Yes, पास sir. मैं कितना भी छोटा डेल्टा लेंथ का नेबरहुड बना लूं, उसमें जीरो के अलावा आर के इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे, तो एटलीस्ट 1 पॉइंट की तो बात ही नहीं रही, है ना? तो 1 नेबरहुड, 1 इसका लिमिट पॉइंट हो गया। तो क्या मैं ये डिक्लेयर कर सकता हूं कि आर का हर पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होता है? Yes, sir. आर का कोई भी पॉइंट Yes, ले sir. लो, वो उसका लिमिट पॉइंट होता है। चीज अपन किसी इंटरवल में भी डिफाइन कर सकते हैं कि रियल लाइन पे कोई इंटरवल अपन ने 1 to 2 ले लिया या A to B ले लिया, उसका हर पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा। रियल लाइन का यदि कोई इंटरवल अपन ने ले लिया, उसका भी हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, होगा ना? Yes, sir. तो लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट सबको क्लियर है? यस तो सर। आपकी सीक्वेंस थी SN और 1/n+2, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? टू लिमिट पॉइंट हो Two जाएगा, क्योंकि इससे तो आ रही है लिमिट 0, ये तो 0 के पास जा रहे हैं, पर 0 के साथ 2 सम हो रहा है, तो 2 + 2 के पास अप्रोच हो रहे हैं सारे, 0 के पास अप्रोच होने की वजह से, है ना? 2 + 0 के पास अप्रोच हो रहे हैं, इसलिए 2 इसकी लिमिट पॉइंट हो गया। अब एक कंडीशन है, एक इसकी प्रॉपर्टी है कि यदि लिमिट पॉइंट यूनिकली एग्जिस्ट करता है किसी भी सेट का, कि लिमिट पॉइंट यूनिकली एग्जिस्ट करता है किसी भी सेट का, तो वो क्या होगा? लिमिट होती है, लिमिट ऑफ ए सेट। ठीक है, लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस है ना? लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस है। किसी फंक्शन की लिमिट अलग होती है, किसी फंक्शन का लिमिट पॉइंट अलग होता है। लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, और लिमिट होगी तो यूनिक होगी। जैसे आपके जो सीक्वेंस थी -1 1, इसके कितने लिमिट पॉइंट थे? 2 लिमिट पॉइंट थे, एक तो -1 था और एक 1 था। तो ये कन्वर्जेंट नहीं थी, है ना? ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती ना, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस अपनी कन्वर्जेंट नहीं थी, क्योंकि इसमें यूनिक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, कि ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लिमिट। लिमिट है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो लिमिट होगी, ये भी प्रॉपर्टी थी अपने पास। तो इसका मोर देन 1 लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं थी अपनी। तो लिमिट का कंसेप्ट। अब अपन इसी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देंगे डबल वेरिएबल फंक्शन के लिए। तो
तो डबल वेरिएबल फंक्शन में अपने पास ए बी आ जाएगा. लेट एस बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, देन ए पॉइंट ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर is called a limit point of S if in every neighborhood of AB there exists at least one point of S other than AB. AB के अलावा S का एटलीस्ट वन पॉइंट उसके नेबरहुड में होना चाहिए, चाहे वो स्क्वायर नेबरहुड लो, चाहे वो आप सर्कुलर नेबरहुड लो, चाहे कैसा भी नेबरहुड लो, या कितने से कितना ही छोटे से छोटा लो. क्लियर है सबको ये डेफिनेशंस लिमिट पॉइंट की? यस सर. की डेफिनेशन देते हैं अपन, जो अपना जहाँ से सिलेबस शुरू होता है ना, तो वहाँ आते हैं. जितनी भी करनी थी. लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एट एनी पॉइंट. ठीक है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं जिसमें अपन लिमिट को डिफाइन करने जा रहे हैं इफ साई डेल्टा टाइप से, है ना. इफ साई डेल्टा वाली डेफिनेशन आपने उसमें भी करी होगी, लिमिट जो सीक्वेंस निकाली थी उसमें भी आपने एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन इफ साई किया होगा व्हेन एन ग्रेटर देन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो, ऐसे कुछ किया होगा ना. इस लिमिट की भी डेफिनेशन देते हैं अपन यहाँ पे ऐसे कि when x tends to a, y tends to b, then the value L is said to be limit of a function if for any if psi greater than 0 there exist for all भी हट जाएगा यहाँ से, for any if psi greater than 0 there exist delta greater than 0 such that f of xy minus L mod of f of xy minus L less than 0, strictly less than 0, when x minus a mod of x minus a strictly less than delta, mod of y minus b strictly less than delta. इससे कुछ समझ रहे हो क्या कि ये क्या चीज है? ये लिखने का मतलब क्या हो, दिख रहा है क्या कुछ? ये कहीं डेल्टा नेबरहुड को तो डिफाइन नहीं कर रहा, स्क्वायर वाले को देखो कर रहा है ना, x माइनस ए लेस देन डेल्टा y माइनस मॉडुलस ऑफ y माइनस. तो यानी इस नेबरहुड में व्हेन ये नेबरहुड हो अपने पास, तो fx बाई माइनस एल को अपन इफ साइज से लेस देन कर सकते हैं. इफ साइज से लेस देन करने का मतलब क्या हुआ कि इफ साइज तो अपन चूज करते हैं, ठीक है. तो fx माइनस एल को अपन कितना भी छोटा कर सकते हैं या कितना भी बड़ा कर सकते हैं, मोड ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल को अपन कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा कर सकते हैं इस नेबरहुड में, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना. इस डेफिनेशन का मतलब ये हो गया. और जब ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो जाए तो अपन कह देंगे कि x टेंस टू a, y टेंस टू b, f ऑफ एक्स वाई जो है उसकी लिमिट L है. क्लियर है सबको डेफिनेशन? कि जब भी अपने को किसी फंक्शन को ये प्रूव करना है कि L उसकी लिमिट है, तो अपन को सिर्फ यही प्रूव करना है कि फॉर एनी इफ साई ग्रेटर देन 0 f ऑफ एक्स वाई माइनस एल मोड ऑफ f ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन 0 when x minus mod of x minus a less than delta, mod of y minus b less than delta. सिर्फ ये प्रूव कर देंगे तो जो L होगा वो उसकी लिमिट हो जाएगी उस फंक्शन की. क्लियर है सबको ये चीज, है ना. अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे हम, कि प्रोसेस क्या रहेगी. एग्जाम्पल अपने सामने है कि यूजिंग इफ साई डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंस टू 1, 2 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7. 3x प्लस 2y क्या है, यहाँ पे फंक्शन है. इस फंक्शन में x टेंस टू 1, y टेंस टू 1, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 7 आ जाएगा. सबको दिख रहा है?
है ना। तो लिमिट इसकी 7 है, सब ये देख पा रहे हैं कि इसकी लिमिट 7 आएगी, जस्टिफाइड है ना Yes, लिमिट sir. 7। Yes, sir. अब अपने को Yes, sir. तो प्रूव करना है कि ये लिमिट 7 ही है। क्वेश्चन क्या है कि ये प्रूव करना है कि लिमिट इसकी 7 है। ये प्रूव करने के लिए अपन इफ साइड डेल्टा की डेफिनेशन ले लेंगे। इफ साइड डेल्टा की डेफिनेशन में क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे 3x + 2y है, एल की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है। तो यदि अपन प्रूव कर दें कि फॉर एनी इफ साई ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट 3x + 2y - 7 लेस देन इफ साई व्हेन x - 1 लेस देन डेल्टा, y - 2 का मॉड जो है वो लेस देन डेल्टा। यही प्रूव कर देंगे तो सफिशिएंट है, अपना प्रूव हो जाएगा, Yes, sir. है ना। सबको क्लियर है इतना, किसी को भी डाउट नहीं है इसमें कि 3x + 2y की लिमिट 1, 2 पे 7 आ रही है। पहली बात तो ये क्लियर है कि आएगी कि 3x की जगह 1 रखेंगे तो 3, y की जगह 2 रखेंगे तो 4, 3 + 4 7। अब अपने को ये प्रूव करना है कि ये लिमिट है, तो सिर्फ इतना प्रूव कर दें कि 3x + 2y - 7 लेस देन इप्साई हो जाए और x - 1 लेस देन डेल्टा हो जाए, y - 2 का मॉड जो है वो लेस देन डेल्टा हो जाए किसी भी इप्साई ग्रेटर देन 0 के लिए, किसी भी इप्साई ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा हो जाए। ये ऑब्जेक्टिव आ गया इसमें अपने पास। अब क्या करेंगे अपन, इस टाइप के जैसे भी जितने भी क्वेश्चन है सब में एक ही पैटर्न रहेगा, तो पैटर्न को भी ध्यान रखेंगे अपन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो अपन क्या करेंगे कि मॉड ऑफ 3x + 2y - 7 यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस एल है, इसको अपन ऐसे सेट करेंगे कि ये x - 1 और y - 2 कहीं न कहीं आ जाए इसमें। x - 1 क्या है, x - 1 क्या है, x - a और y - b के फॉर्म में कहीं ना कहीं आ जाएगा, क्योंकि अपने को प्रूव करना है कि x - 1 लेस देन डेल्टा होना चाहिए, y - 2 लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तो इस पूरे फंक्शन को अपन चाहेंगे कि इस टाइप से लिख लें। सबको इस टाइप से लिखने के लिए कैसे कर सकते हैं अपन, तो -3 कर लिया, -4 कर लिया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ करना पड़ेगा हर बार, है ना। तो जैसे ही -3 -4 लिखा, लिख सकते हैं ऐसा, Yes, sir. है ना। 3 Yes, कॉमन sir. 3 कॉमन ले लेंगे, x - 1 हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे, y - 2 हो गया। अब आपको एक ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी याद होगी, मॉड ऑफ a + b लेस देन इक्वल्स टू होती है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, ऐसा होता है Yes, sir. ना। तो क्या मैं हाँ सर। इस टर्म को लेस देन इक्वल्स टू 3 इंटू मॉड ऑफ x - 1 प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ y - 2 लिख सकता हूँ, Yes, sir. ना। तो मैंने क्या Yes, करा, sir. इस वाले मॉड को मैंने इससे लेस देन इक्वल टू दिखा दिया। हर बार ऐसा करेंगे कि ये जो यहाँ पे जो भी आए अपने फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस जो लिमिट आए उसको अपन समथिंग इंटू जो x - a समथिंग इंटू y - b की फॉर्म में अपन हर बार लिखने की कोशिश करेंगे लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को कि मॉड ऑफ x - 1 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x - 1 टू द पावर 2, यही होती है मॉड ऑफ Yes, x - sir. यस सर। 1 की वैल्यू ये होती है। अब ये वैल्यू क्या इससे लेस देन होती है कि नहीं होती, इसमें मैं y - 2 ऐड कर दूं, y - 2 का स्क्वायर ऐड कर दूं, तो ऑब्वियसली ये इससे बड़ा ही होगा, ये वाली चीज Yes, sir. इससे तो बड़ी होगी। सिमिलरली y - 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ये वाली वैल्यू भी इससे बड़ी होगी, ये इससे छोटी होगी, लिख सकता हूँ मैं ऐसे दोनों को। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अपन डेल्टा को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं।
डेल्टा को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि अपन मान लेते हैं कि डेल्टा है वो स्ट्रिक्टली बड़ा है इस वाली नंबर से, तो ऑब्वियसली डेल्टा इससे भी बड़ा हो गया ना। अपन मान लेते हैं कि डेल्टा इससे बड़ा है, लेट डेल्टा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अंडर रूट एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर। ऐसा मानते ही क्लियरली इंडिकेशन अपने को मिल गया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है वो लेस देन डेल्टा होगा। क्लियर है सबको? सिमिलरली जब ये डेल्टा इससे बड़ा है तो y माइनस टू से भी ऑब्वियसली बड़ा हो गया, मॉड ऑफ y माइनस टू से भी डेल्टा बड़ा हो जाएगा ना। आवाज आ रही है ना? बड़ा बना कैसे मतलब? अपन ने मान लिया है कि डेल्टा जो है, अपन ने ऐसा चूज कर लिया कि डेल्टा है वो इससे बड़ा है। अपन ने ऐसा मान लिया कि डेल्टा एक ऐसी वैल्यू है जो इस वाले टर्म से बड़ी है, ऐसे ही अपन ने चूज कर लिया इसको। अब इससे क्या हुआ कि डेल्टा, वो जो डेल्टा है वो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन से भी बड़ा हो गया और मॉड ऑफ वाई माइनस टू से भी बड़ा हो गया। ठीक है, ये अपन हर बार चूज करेंगे ऐसे ही। अब देखो जैसे ही डेल्टा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन से बड़ा हुआ तो इस इनइक्वलिटी में इनको यूज कर सकते हैं अपन। क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है, ये जो मॉडुलस है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा 3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा। जैसे ही मैंने ये कंसीडर किया, ये मैंने अज्यूम किया कि डेल्टा इससे बड़ा है, तो डेल्टा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन से भी बड़ा हो गया, डेल्टा मॉड ऑफ वाई माइनस वन टू से भी बड़ा हो गया, और ये जो क्वांटिटी थी वो अपने पास लेस देन आ गई, स्ट्रिक्टली लेस देन आ गई 3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा से। क्लियर है सबको? यस है ना? Yes, yes. 3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा मतलब 5 डेल्टा आ गई, यानी 3x प्लस 2y माइनस सेवन जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन आ गया 5 डेल्टा से। अब क्या करते हैं, जैसे ही 5 डेल्टा आया तो 5 डेल्टा इज इक्वल टू, अपन ने इफ साई मान लिया, 5 डेल्टा इज इक्वल टू इफ साई कंसिडर कर लिया, ये भी मान लिया अपन ने। तो अपनी जो डेफिनेशन थी वो प्रूव हो गई कि 3x प्लस 2y माइनस सेवन फॉर एनी इफ साई ग्रेटर देन जीरो। अपन ने जो भी माने, अपन किसी भी इफ साई ग्रेटर देन जीरो के लिए व्हेन x माइनस वन मॉडुलस ऑफ x माइनस वन लेस देन डेल्टा, मॉडुलस ऑफ y माइनस वन लेस देन डेल्टा है, और ये अपन ने इसमें प्रूव कर दिया। इसका मतलब फॉर एनी इफ साई ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट modulus 3x plus 2y minus 7 less than 0, there exists delta such that mod of x minus 1 less than delta, mod of y minus 1 less than delta। क्लियर है? यस सर। समझ में आया कैसे किया आपने? है ना? इस पे अपन कल खूब सारे और एग्जांपल कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कैसे करेंगे अपन। तो बेसिकली ये डेफिनेशन अपने को ध्यान रखनी है, याद रखनी है कि फॉर एनी if psi greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of xy minus l less than if psi when x minus a less than delta, y minus b less than delta। ये लिमिट की डेफिनेशन होती है और इसी को अपन यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक ही आप पढ़ेंगे, बाकी कोई करेंगे। किसी को डाउट है तो बता। हेलो सर। हाँ सर हमारा फर्स्ट मिड टर्म का सिलेबस सेम रहेगा जो सेक्शन डी ई एफ जी का वो हमारा रहेगा क्या सर? नहीं, ABC का सेम रहेगा। फर्स्ट मिड टर्म की डेट थोड़ी जंगीर सर ने ये सर आप फर्स्ट मिड
सर उसमें सिलेबस दे दिया, अपडेट तो नहीं है सर अभी। फर्स्ट मिड टर्म का सिलेबस दे दिया, ठीक है, आज मैं भी डाल Yes, दूंगा। sir. हाँ मैं भी डाल दूंगा। सिलेबस में क्या दे बताओ, फर्स्ट मिड टर्म में क्या दे दूंगा, कहाँ तक दे? सर फोरियर सीरीज, गामा बीटा फंक्शन। सर आपने पढ़ाया है जो हाँ सर आपने जो देखो पढ़ाया फूरियर पढ़ाया है जो फूरियर सीरीज दे सकते हैं, फूरियर सीरीज भी अपन ने पढ़ाई है ना, और मैक्सिमम ऐसे मिनिमम फोरियर सीरीज सर फूरियर और मैक्सिमम मिनिमम दे सकते हैं। मैक्सिमा और मिनिमम। सर गामा बीटा फंक्शन भी है। हाँ गामा बीटा फंक्शन भी है, वो भी है। देखते हैं, ऐसा करते हैं, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन, फूरियर सीरीज ये दे देते हैं, या फिर मैक्सिमम मिनिमम भी साथ में ऐड कर देते हैं इसमें। ओके सर, कल आप बता देना क्या ओके सर। ठीक है, मैं वो शेयर कर दूंगा ना सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।